नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अच्छी खबर थी ना आज ये, हम सभी को बड़ा अच्छा लगा सुन के कि सीज फायर हो रहा है, शायद कुछ हॉस्टेजेस रिलीज होंगे। बड़ी खबर ये आ रही है कि मोसाद की जो चीफ है वो इस वक्त कतर में है। मोसाद के चीफ कतर में है। लेकिन इस शो के शुरू होने से पहले एक ब्रेकिंग चली थी, क्या आपने स्क्रीन पर देखा? वो ब्रेकिंग थी कि पूरे दक्षिण इजराइल में एयर रेड अलर्ट। दक्षिण इजराइल, साउथ ऑफ इजराइल, यानी यमन, यानी हूती, यानी जंग अभी जारी है। कितने भी मोर्चे पर सीज फायर कर लें, अब ये रीजनल वॉर जो है इसका दायरा बढ़ चुका है, चीजें हाथ से निकल चुके हैं। पहली बड़ी खबर, सीज फायर शुरू होने से पहले हूती का इजराइल पर हमला ब्रेक करिए। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के इलियाड शहर पर अटैक किया। हूती की तरफ से इलियाड को टारगेट कर ड्रोन हमला किया गया। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल हमास के बीच कल सुबह 10 बजे से युद्ध विराम। इजरायली एजेंसी मोसाद के हेड कतर के लिए रवाना। गाजा पर G20 वर्चुअल सम्मेलन में पुतिन का सवाल, क्या गाजा विनाश पश्चिमी देशों को चौंकाता नहीं है? एक और बड़ी खबर आ रही है, G20 वर्चुअल सम्मेलन में गाजा युद्ध पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। गाजा की लड़ाई दूसरे क्षेत्रों में ना फैले, प्रधानमंत्री ने कहा। पश्चिमी एशिया में अस्थिरता चिंता का विषय, पीएम ने कहा। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में एआई के नेगेटिव इस्तेमाल पर चिंता बढ़ रही है, एआई के वैश्विक रेगुलेशन पर मिलकर काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा। G20 वर्चुअल सम्मेलन में एआई पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद, 2 कैप्टन समेत सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। एक और बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने राजस्थान कांग्रेस को नोटिस जारी कर दिया है। अखबारों में विज्ञापन देने पर कारण बताओ नोटिस। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी में आज रात तक बाहर आ सकते हैं श्रमिक। बहुत अच्छी खबर है। टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। ऑगर मशीन से पाइप को 45 मीटर अंदर तक धकेला गया। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बोले बाबा रामदेव, पतंजलि ने कभी झूठा प्रचार नहीं किया। मेडिकल माफिया ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, बाबा रामदेव ने कहा। एक और बड़ी खबर, 1 दिसंबर से सिम बेचने के नियमों में बदलाव। सिम बेचने वाले डीलर्स का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये सभी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज कर्टन रेजर में जो खबरें हमारे सामने, वो कौन कौन सी खबरें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आज की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, करीब 12 घंटे बाद गाजा में सीज फायर होगा, 50 बंधक रिहा किए जाएंगे। इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी खबर, 4 दिन तक हमास पर हमले नहीं होंगे, लेकिन क्या 4 दिन तक हूती हिजबुल्लाह टारगेट पर रहेंगे? बड़ा खुलासा करेंगे। तीसरी खबर, बंधक समझौते पर अमेरिका और रूस क्यों भिड़ गए? 2 सुपर पावर में तकरार की खबर बहुत चौंकाने वाली है और बहुत बड़ी भी। चौथी खबर, 2 फ्रंट वॉर के बीच पुतिन ने लगातार तीसरी बार परमाणु ताकत क्यों दिखाई है? क्या न्यूक्लियर विस्फोट करने वाला है रूस? सोचने वाली बात है। और 5वीं खबर, सीज फायर ऐलान के बीच अमेरिका के बेस फिर से टारगेट पर क्यों आए? क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होगा? लेकिन आज कहानी में एकदम ट्विस्ट है, इसीलिए हमारा शो जो है अब वो अलग अंदाज से आगे बढ़ रहा है। जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो देखिए। ये जो हमारे कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये है, जरा ध्यान से देखिए, कुछ फैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं। हम बात कर रहे हैं गाजा की। ऐसा लग रहा था कि गाजा का युद्ध शांत होगा, लेकिन नहीं, सिर्फ 4 दिन का एक छोटा सा विराम है, वो भी तब अगर हमास ने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया तब। लेकिन वेस्ट बैंक से लग रहा है, हूती हमले कर रहे हैं, सीरिया और इराक में अमेरिकी बेसिस पर हमले हो रहे हैं और पुतिन कुछ न्यूक्लियर प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारी खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं, सारी खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आज गाजा युद्ध के दिन भर सीजफायर को लेकर बातें होती रही, लेकिन सीजफायर के नाम पर क्या आगे युद्ध भयंकर लड़ा जाएगा। गाजा तो सिर्फ एक जगह है जहां इजराइल की तबाही 47 दिन से जारी है, लेकिन गाजा के नाम पर कितने फ्रंट सुलग रहे हैं, कहां कहां विध्वंसक तैयारी है। 47 दिन की वॉर रिपोर्ट, यह खबर ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाली है। अब से करीब 12 घंटे बाद ध्यान से देखिएगा, क्या गाजा में सच में युद्ध विराम हो पाएगा? संकेत तो कुछ और ही मिल रहे हैं। क्या इजराइल अगले 4 दिन हूती हिजबुल्लाह पर भीषण हमले करेगा? प्लान तो कुछ ऐसा ही है। क्या ईरान और अमेरिका में भी जंग छिड़ सकती है? क्योंकि इराक में फिर से अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला हुआ।
सीज फायर के ऐलान के बीच ईरान ने फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट क्यों किया? क्या अब ईरान वर्सेस इजराइल होगा? और गाजा युद्ध के बीच रूस ने यार्स आईसीबीएम की तैनाती क्यों की? सरमत ऑलरेडी साइलोज में है। यार्स का डिप्लॉयमेंट, क्या पुतिन परमाणु युद्ध शुरू करने वाले? इन 5 वॉर फ्रंट की पूरी जानकारी आपसे कुछ ही क्षणों में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले युद्ध के 47वें दिन की वॉर रिपोर्ट, जहां आज सीरिया से लेकर इराक तक हमले तेज हुए। सीरिया में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की तो इराक में अमेरिका ने बम गिराए। यह रिपोर्ट देखिए। गाजा में आईडीएफ ने अब तक हमास की 400 सुरंगें तबाह की। सुरंग नेटवर्क बर्बाद करने में आईडीएफ की याहलूम यूनिट ने अहम भूमिका निभाई। गाजा में इजरायली मिलिट्री ने हमास से जुड़ी एक और बिल्डिंग तबाह की। रिमोट माइंस के जरिए इमारत को जमींदोज किया गया। गाजा के बेत लाहिया में सीज फायर से पहले इजरायली एयरक्राफ्ट की स्ट्राइक, हमले में कई बिल्डिंग तबाह होने का दावा। इजरायली फोर्सेस की एयर स्ट्राइक में गाजा की रिहायशी इमारत हुई बर्बाद। मलबे के ढेर में तब्दील हुई कई मंजिला बिल्डिंग। वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप इलाके में इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीन लड़ाकों के बीच झड़प। आईडीएफ सैनिकों पर फायरिंग करते दिखे नकाबपोश लड़ाके। गाजा के शती कैंप इलाके में फिलिस्तीनी लड़ाकों का इजरायली फोर्सेस के सामने सरेंडर। सुरंग से बाहर निकलकर डाले हथियार। इजरायली मीडिया ने वीडियो जारी किया। हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले का वीडियो जारी किया। आईडीएफ के खिलाफ मोर्टार शेलिंग करते दिखे हमास के लड़ाके। सीरिया मीडिया का दावा, राजधानी दमिश्क में इजरायल की एयर स्ट्राइक। गोलान हाइट्स की तरफ से सैयदा जैनब इलाके में ईरान समर्थित गुट पर 2 मिसाइल दागी। सीरिया का एक मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा। इराक के मौसूल डैम इलाके में अमेरिकी सैनिकों के काफिले पर हमला। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अटैक की जिम्मेदारी ली। स्पेन के मैड्रिड शहर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। गाजा युद्ध में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजरायल गाजा में सीज फायर के लिए तैयार हो गया। 4 दिनों के सीज फायर में 50 बंधक छोड़े जाएंगे। इजरायल बदले में 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसकी पूरी डिटेल हम आपको थोड़ी देर में देंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या कल सच में सीज फायर होगा? सवाल यह भी है कि क्या इसका मिडल ईस्ट पर कोई असर होगा, क्योंकि वेस्टर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है इस दौरान मध्य पूर्व में अशांति छाई रहेगी। यमन के हूती विद्रोही अटैक मोड में रहेंगे। अमेरिका के बेस पर ईरान समर्थित हमलों की आशंका रहेगी। सीरिया से इजरायल का तनाव बरकरार रहेगा। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का एक्शन जारी रह सकता है। सोचिए जरा, तो फिर दुनिया इसे युद्ध विराम कैसे मान ले? वो भी तब जब इजरायल का इतिहास रहा है कि उसने अपने दुश्मनों को कभी बख्शा नहीं, भले ही इसमें कई साल क्यों ना लग गए। म्यूनिक कांड आपको याद होगा, और सीज फायर से पहले क्या हुआ यह भी सुनिए। इजरायल ने गाजा में भीषण हमले किए। हमास ने जवाब में आईडीएफ के खिलाफ कोहराम मचाने की कोशिश की। सीज फायर से पहले तबाही बड़े पैमाने पर हुई। गाजा के बेत लाहिया में इजरायली एयरफोर्स ने विध्वंसक हमला किया। हमास के ठिकानों पर बम बरसाए। गाजा के एक होटल में घुसकर आईडीएफ की कमांडो यूनिट ने भीषण फायरिंग की। हमास के अड्डे को नष्ट किया। इस तरह से इजरायल ने गाजा में हमास के 70 ठिकानों पर हमले किए। मिसाइल लॉन्च सेंटर तबाह किए। आईडीएफ की मैगलन यूनिट ने एक-एक कर घर की तलाशी ली। स्पाइक मिसाइल और आयरन स्टिंग गाइडेड मोर्टार बम से हमला किया। ऑब्जर्वेशन पोस्ट, मिसाइल लॉन्च साइट, टेरर सेल्स को ध्वस्त किया। पास के स्कूल में रेड करके 2 टनल शाफ्ट तबाह की। खान यूनिस इलाके में नासिर अस्पताल के पास शेलिंग में हमास के 10 लड़ाके मारे गए। 22 लोग जख्मी हुए।
एक दिन पहले हमने आपको इसी शो में जानकारी दी थी कि गाजा में सबसे विध्वंसक जमीनी लड़ाई जैतून और जबालिया कैंप के इलाकों में चल रही है। आज वहां इस युद्ध का वीडियो भी सामने आया। इजरायली फोर्स ने गाजा में सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा किया। गाजा में अब कोई शरिया अदालत नहीं है। इजरायली सैनिकों ने यहां राष्ट्रगान भी गाया। आईडीएफ इससे पहले संसद पर भी कब्जा कर चुकी थी। वहां इजरायली झंडे फहराए थे। बाद में पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बम विस्फोट करके उड़ा दिया था। इजराइल का गाजा में ये हमला तब है जब हमास से बंधकों की रिहाई पर डील करीब करीब फाइनल है, जबकि सच ये है कि इस सीजफायर का इजरायली एक्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। सुनिए नेतन्याहू ने क्या कहा। שרות ושרי הממשלה, ערב טוב. הישיבה הזאת נועדה לדון בהשבת חטופינו. אבל אני מבקש להתחיל בדבר שצריך להיות מובן מאליו. יש בחוץ דיבורי הבל. כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר. सोच कर देखिए कि ये युद्ध विराम कहां से लग रहा है। बयान से लेकर जंग के मैदान तक हमले जबरदस्त हो रहे हैं। गाजा इन हमलों से धुआं है। नेतन्याहू ने हमास को सबसे बड़ी चेतावनी दी है। कहा कि लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध जारी रहेगा। हमास को नष्ट करने तक युद्ध चलेगा। सभी बंधकों की वापसी इजराइल का टारगेट है। सीज फायर से पहले गाजा में इजराइल के भीषण हमले इसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन क्या इन हमलों पर हमास चुप बैठ रहा है? क्या वो सीज फायर ऐलान का सम्मान करता रहा? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आईडीएफ पर हमास का भीषण प्रहार। सीज फायर से पहले जोरदार पलटवार। सेंट्रल गाजा के जुहर अल दिक में आमने सामने की लड़ाई हुई। हमास ने आईडीएफ सैनिकों पर अटैक किया। मोटार हमले में टैंकों की तबाही का वीडियो जारी किया। हमास के अलावा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने भी आईडीएफ को गाजा की गलियों में घेरा। उसके लड़ाके ग्राउंड फोर्स पर हमला करते दिखे। इजरायली सेना के टैंक ध्वस्त कर दिए। हमास लड़ाकों ने आईडीएफ के खिलाफ माइंस का जाल बिछाया। दबे पांव वो इजरायली सेना पर घात लगाते गए और फिर जोर का धमाका किया। वियतनाम युद्ध की तर्ज पर इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हमास ने दिन में कुछ इस तरह आईडीएफ के खिलाफ मोर्चा खोला तो रात में सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट अटैक किए। 10 रॉकेट लॉन्च किए गए। हालांकि इनमें से कई को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। हमास का हाल क्या है अब आप ये देखिए। हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की लेकिन वो सिर्फ खरोच पाया, कुछ कर नहीं पाया इजराइल का। हमास का हाल यह है कि जो हमास ने शुरुआत की थी 5000 7000 रॉकेट से, फिर 1000 पर आया, 500 पर आया, 100 पर आया, 50 पर आया और अब वो 10 रॉकेट मार रहा है। हमास के जितने भी ग्राउंड ऑपरेटिव्स हैं वो लगभग समाप्त कर दिए गए हैं। मतलब लीडर्स उनके कुछ 3-4 लीडर्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। कहां छुपे हुए हैं? सवाल खड़ा यह होता है कि इस सीजफायर के दौरान क्या वो आसानी से इजिप्ट तो नहीं चले जाएंगे? फिर सवाल खड़ा होता है आईडीएफ और मोसाद अब 7 अक्टूबर वाली नहीं रही, दोनों बदल चुके हैं और शिन बेट भी। यानी तस्वीर साफ है कि यह युद्ध रुकने वाला नहीं। लेकिन सीजफायर की आड़ में हमास क्या करना चाहता है, उसका क्या प्लान है? वो इस युद्ध में बिखर गया है और खुद को रीग्रुप पुनर्जीवित भी करना चाहता है, जिसके लिए उसे वक्त चाहिए जो उसे युद्ध विराम से मिल सकता है। हालांकि लड़ाई नहीं थमेगी। एक कोने में सीजफायर होगा लेकिन यकीन मानिए मिडिल ईस्ट के बाकी फ्रंट पर फायर ही फायर होगा। यानी हमले, ये लड़ाई अब बढ़ने वाली है और आने वाले दिनों में जंग का नया मोर्चा खुलने वाला है, जिसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू का परफेक्ट प्लान तैयार है। अब आप सोचेंगे कि इजराइल के मन में क्या है। दरअसल हमास से कुछ दिन की शांति के बीच आशंका है कि 2 मोर्चों पर भीषण युद्ध हो सकता है, जिनमें एक है यमन। सोचिए, अब मैं आपके सामने फैक्ट्स दिखा रहा हूं। यमन यानी एग्जैक्टली साउथ ऑफ इजराइल। यहां पर मैं आता हूं, ये देखिए जरा, साउथ ऑफ इजराइल जहां हूती विद्रोही हैं। और दूसरा है
लेबनान, एग्जैक्टली नॉर्थ ऑफ इजराइल, यहां पर जहां पे नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह, कहा जा रहा है कि इन दोनों से कुछ सबक सिखाने के लिए प्लान रेडी है और इन्हीं मोर्चों पर आईडीएफ की भीषण बमबारी हो सकती है, जिसका डर हिजबुल्लाह को भी है, जो अभी से ही थर थर कांप रहा है। तो क्या अगले 4 दिन हिजबुल्लाह पर बड़ा प्रहार होने वाला है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल इजरायली सेना ने उत्तरी मोर्चे पर जबरदस्त तैयारी की है। यही वो हिस्सा है जहां से इजराइल लेबनान की सीमा शुरू होती है। इसीलिए आईडीएफ की यह तैयारी किसी बड़ी जंग का संकेत दे रही है, यानी हिजबुल्लाह के लिए सीजफायर के 4 दिन भारी पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांत है। आईडीएफ उसके ठिकाने को लगातार टारगेट कर रही है। वार पलटवार लगातार चल रहा है, जो अब भीषण हो सकता है। लेबनान की जमीन पर बड़े हमले संभव है। एयर स्ट्राइक होने वाली है। बमों की बेशुमार बौछार की तैयारी है। नेतन्याहू के इस प्लान का अंदाजा शायद हिजबुल्लाह को भी है, इसीलिए अभी से उसके तेवर ढीले पड़ गए हैं। इजराइल के खिलाफ आग उगलने वाला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अभी से सरेंडर मोड में है, डरा हुआ है। हिजबुल्लाह ने कहा, अगर इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम किया तो हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक नहीं करेगा। हिजबुल्लाह ने यह फैसला लेबनान की आर्मी के साथ मीटिंग के बाद लिया है। 1.5 महीने के युद्ध में गाजा का जो हाल इजराइल ने किया वो सबके सामने है। गाजा की इस जंग में लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है, लेकिन नेतन्याहू के तेवर से अब वो भी डरा डरा लग रहा है। आपको बता दें कि इजराइल की सीज फायर डील हमास के साथ और गाजा के लिए हुई है, मतलब बाकी विकल्प उसके लिए खुले हुए हैं। असल में गाजा और हमास के हश्र से हिजबुल्लाह को अब अपने लिए खतरा दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है, क्या कहना है, क्या ये देखते हैं कि गाजा में सीज फायर लेबनान के लिए भी लागू होता है। अगर इजराइल सीज फायर करता है तो हिजबुल्लाह उसका सम्मान करेगा। हालांकि हिजबुल्लाह इजराइल और हमास के बीच बंधकों पर हुई बातचीत का हिस्सा नहीं है, यानी हिजबुल्लाह खुद ही अपने लिए युद्ध विराम मानकर बैठा हुआ है, जबकि ना तो उसके साथ कोई डील हुई है और ना ही वो किसी वार्ता का हिस्सा है। मतलब साफ है कि हिजबुल्लाह जो इतनी बड़ी बड़ी धमकी दे रहा था, अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा था, वो असल में इजराइल से खौफ खाया हुआ है और किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से उसकी हवा निकल चुकी है। कल ही हमने आपको इसी चैनल पर, इसी शो में दिखाया था कि कैसे हिजबुल्लाह के ग्राउंड कमांडर के ऊपर अटैक किया गया है, वो गाड़ी कैसे उड़ा दी गई। हिजबुल्लाह के बाद अब दूसरे मोर्चे यानी यमन की बात करते हैं, जहां हूती विद्रोही हथियार लेकर खड़े हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों से इसने भी पंगा लिया हुआ। इस बीच उसने एक और बड़ी गलती कर दी। हूती के लड़ाकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए लाल सागर पर एक शिप को हाईजैक कर लिया है। यह ब्रिटिश कंपनी का जहाज है। हूती की इस हरकत से ने इजराइल के साथ पश्चिमी देशों को भड़का दिया। तनाव पहले से थे और इस घटना के बाद से ऐसा लगता है जैसे अब हालात कुछ और होंगे। इसीलिए हिजबुल्लाह के साथ इसको भी सबक सिखाने की तैयारी। सीज फायर के दौरान हूती वर्सेस इजराइल भी होने वाला है। इजराइल इस बार हिजबुल्लाह के अलावा हमास के एक और शागिर्द हूती की हवा निकालने की तैयारी में है। यमन के इस संगठन ने जिस शिप को अगवा किया उसे छुड़ाने का प्लान है। अमेरिका से मिले एक खुफिया इनपुट के आधार पर खबर है कि हाईजैकर्स से शिप को छुड़ाने के लिए लाल सागर में इजराइल बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। रिपोर्ट्स है कि समंदर में मोसाद सीक्रेट ऑपरेशन करेगी। मोसाद के साथ कमांडो इस स्ट्राइक में शामिल होंगे, जिसमें अमेरिकी एजेंसी भी साथ देगी। आपको बता दें कि हूती के कब्जे में यह शिप 4 दिन से है, जिस पर क्रू के साथ 25 लोग हैं। लेकिन एक तरफ इजराइल और अमेरिका प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ यमन भी जंग की तैयारी में है, जिसके लिए उसके आका ईरान ने इशारा किया है। मिडिल ईस्ट के मीडिया में यह दावा है कि यह पूरा वॉर प्लान ईरान ने तैयार किया है, जिसके मुताबिक सीज फायर के बीच हूती मोर्चा खोलेगा और यमन से इजराइल पर हमले बढ़ेंगे। एक तरह से हमास के लिए यह कवर फायर की तरह होगा।
पश्चिमी देशों के इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये भी है कि युद्ध विराम के बावजूद मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग थमने के बजाय और भड़केगी। लेकिन सवाल ये है कि जब ईरान का मोहरा हिजबुल्लाह सरेंडर के मोड में है तो हूती इजराइल के आगे कितनी देर टिकेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि हमास और इजराइल सीजफायर के बाद मिडिल ईस्ट में जंगी ज्वाला ठंडी पड़ जाएगी तो यह सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सीजफायर के बीच लेबनान फ्रंट पर एक नए युद्ध की स्क्रिप्ट लिखी गई है। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें इसका खुलासा कर रही हैं। पहली तस्वीर हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की है, जिनकी लेबनान की राजधानी बेरूत में मुलाकात हुई। मुलाकात की डिटेल बाहर आना बाकी है, लेकिन जो कयास लग रहे हैं उसके मुताबिक हिजबुल्लाह को लेबनान फ्रंट पर इजराइल की तरफ से बड़े हमले का डर सता रहा है। अब इन हमलों से कैसे निपटना है, मीटिंग में इस पर मंथन किया गया है। दूसरी तस्वीर लेबनान में आईडीएफ के हमलों की है। आईडीएफ ने उत्तरी मोर्चे पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहनाना शुरू कर दिया है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक आपको बताना चाहूंगा। लेबनान को दिमाग में रखते हुए कई नेटो कंट्रीज ने गुपचुप तरीके से इजराइल के पास हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये अलग अलग जगह रिपोर्ट किया जा रहा है। हमास के मोर्चे पर 4 दिन का युद्ध विराम है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ ये नए युद्ध का ऐलान है। खबरें हैं कि गाजा में युद्ध विराम के बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रही है। आईडीएफ ने इसका ट्रेलर भी जारी कर दिया है। इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान में भीषण एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है। अलग अलग इलाकों में आईडीएफ की स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जमींदोज हो गया है। हिजबुल्लाह ने मंगलवार को उत्तरी इजराइल में कई अटैक किए। हिजबुल्लाह के हमलों में किरियात शमोना के इलाके में काफी नुकसान भी हुआ। 24 घंटे के भीतर आईडीएफ ने इन हमलों का विध्वंसक बदला ले लिया। आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह के टारगेट्स पर हमलों का वीडियो जारी किया गया। आईडीएफ ने जानकारी दी कि हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर और दूसरे ठिकाने तबाह किए गए। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों को भी नाकाम किया है। आईडीएफ के मुताबिक इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए लेबनान की तरफ से इजरायली एरिया में घुसपैठ कर आए कई ड्रोन नष्ट किए गए। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोजीशन को भी निशाना बनाया गया है। आईडीएफ की तरफ से बताया गया है कि वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई और ठिकानों पर हमले कर रहा है। संकेत साफ हैं कि इस सीज़फायर के बीच इजरायल उत्तरी मोर्चे पर हिजबुल्लाह का हिसाब करने वाला है। लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल में ड्रोन अटैक किया गया। उत्तरी इजराइल के पश्चिमी गलीली में हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन हमला हुआ है। इजराइल के आयरन डोम ने ड्रोन को मार गिराया। आयरन डोम के एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके वॉर एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं। मोर्टार शेलिंग के साथ साथ हिजबुल्लाह ने अपने स्नाइपर्स की ताकत का वीडियो दिखाया है। सीज़फायर के बीच हिजबुल्लाह आखिर क्यों अपनी ताकत दिखा रहा है? 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद लेबनान फ्रंट पर जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें हिजबुल्लाह के करीब 79 लड़ाके और इजराइल के 10 सैनिक मारे गए हैं। और गौर करने वाली बात है, हिजबुल्लाह की ये ट्रेनिंग ईरान की वॉर ड्रिल के साथ क्यों कोइंसाइड कर रही है? इजराइल हमास युद्ध के 46 दिन तक भयंकर तबाही, 15,000 से ज्यादा लोगों का खून बहने के बाद 47वें दिन युद्ध विराम समझौते को लेकर बड़ी खबर आई है। गाजा पट्टी में कल सुबह 10 बजे से 4 दिन का युद्ध विराम होगा। कल से बंधकों को छोड़ने की शुरुआत होगी। बंधकों की रिहाई का यह सिलसिला अगले 4 दिन तक जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह कि क्या बंधकों की रिहाई से युद्ध खत्म होगा या और भड़केगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास दोनों तरफ से जिस तरह की बातें हो रही हैं वो खतरनाक इशारा कर रही हैं। आपको डिटेल में बताएंगे कि कहीं युद्ध विराम हमास की कोई चाल तो नहीं। लेकिन पहले बात करते हैं 50 बंधकों की रिहाई को लेकर समझौते की। हमास के कब्जे से 50 बंधक कैसे बाहर आएंगे, ये रिपोर्ट देखिए। जिस खबर का इंतजार 240 बंधकों के परिवार कई हफ्तों से कर रहे थे, वो युद्ध के 47वें दिन आई। पहली खबर, 4 दिन के लिए युद्ध रोकने का समझौता हुआ है, यानी 4 दिन का युद्ध विराम होगा। दूसरी खबर,
हमास 4 दिन में 50 बंधकों को रिहा करेगा। समझौते के तहत बंधकों की रिहाई 2 चरणों में होगी। टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक पहले राउंड में 50 बंधकों के इजराइल लौटने पर 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। बंधकों की रिहाई का काम 4 दिन तक चलेगा। हर दिन 10 से 12 बंधकों को रिहा किया जाएगा। युद्ध विराम के हर दिन 300 ट्रक जरूरी सामान लेकर गाजा जाएंगे। मिस्र के रास्ते तेल और राहत सामग्री गाजा पहुंचाई जाएगी। 50 बंधकों की सुरक्षित वापसी के बाद दूसरा चरण शुरू होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिन बाद हर 10 बंधकों की रिहाई करने पर 24 घंटे यानी 1 दिन का अतिरिक्त युद्ध विराम होगा। यानी 50 बंधकों के बाद हमास ने और बंधक रिहा नहीं किए तो इजराइल की तोपें और टैंक फिर से गोले बरसाएंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कह दिया है कि हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी में फिर से ऑपरेशन शुरू होगा, यानी लड़ाई जारी रहेगी। हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को लेकर नेतन्याहू को अपने ही देश में विरोध झेलना पड़ रहा है। इजराइल की ओत्मा यहूदित पार्टी डील का विरोध कर रही है। यह समझौता शुरू से ही काफी मुश्किल रहा है। समझौते तक पहुंचने के लिए अमेरिका को कई देशों से बात करनी पड़ी है। कैसे यह डील हुई, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको देखना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद अमेरिका ने कतर से संपर्क किया। कतर और अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। अमेरिका ने बंधकों को लेकर बातचीत के लिए सलाहकारों की एक छोटी सी टीम बनाई। बल्कि कतर ही वो देश था जिसने अमेरिका को बताया कि कई सारे लोगों को हॉस्टेज लिया गया है और इसमें अमेरिकन भी हैं। अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए कतर और मिस्र की मदद ली। कतर के जरिए हमास के नेताओं से बातचीत का चैनल खोला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद कतर के अमीर और इजरायली प्रधानमंत्री से कई बार बातचीत की। समझौते की प्रक्रिया में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स सहित कई टॉप अमेरिकी अधिकारी शामिल रहे, क्योंकि विलियम बर्न्स के पास मिडिल ईस्ट का अच्छा खासा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारी लगातार इस काम में लगे थे। इन अधिकारियों ने ही समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया। सबसे बड़ा लूप क्या था आप जानते? सबसे बड़ा लूप था वो जो इस चैनल ने आपको आज से कई दिन पहले बता दिया था और इसी शो में बताया था। हमास को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर कितने हॉस्टेजेस कहां हैं। उसके पास कुछ हॉस्टेजेस थे, लेकिन बाकी का क्या? और इस डील में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ तब जब 2 अमेरिकन को छोड़ा गया। वो हमास ने एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश की अमेरिका के साथ। युद्ध विराम समझौता कल सुबह 10 बजे से लागू होगा। इजराइल और हमास दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध विराम के 4 दिन कोई गोलीबारी, फायरिंग या हमले नहीं किए जाएंगे। सवाल यह है कि यह समझौता कागजों पर नजर आ रहा है, क्या उस पर व्यवहारिक तौर पर अमल हो पाएगा? क्योंकि जिन शर्तों की बात सामने आ रही है उन्हें मानना इजरायली सेना के लिए आसान नहीं होगा। और मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। रफा बॉर्डर पर जब इजराइल ने देखा कि कुछ हमास लड़ाके उस तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने वो बॉर्डर बंद कर दिया। छोटा सा एग्जाम्पल मुझे बताइए, जिस रास्ते से एड अंदर आ रही है, अगर उस रास्ते से सिनवार बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो क्या इजराइल हथियार नहीं उठाएगा? ये रिपोर्ट है। 4 दिन के युद्ध विराम के लिए हमास की तरफ से जो 7 शर्तें रखी गई हैं, उनमें से कुछ शर्तें ऐसी हैं जिन्हें मानना इजरायली सेना के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। हमास चाहता है कि गाजा पट्टी के सभी इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई करने वाले ट्रकों और तेल टैंकरों की आवाजाही हो। दूसरी शर्त यह है कि गाजा में इजरायली सैन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहे। तीसरी शर्त यह है कि युद्ध विराम के दौरान इजराइल की सैन्य कार्रवाई बंद रहे। चौथी शर्त है सलाह अल दीन स्ट्रीट से उत्तर दक्षिण तक आम लोगों की आवाजाही की गारंटी हो। पांचवी शर्त है गाजा में कोई हमला ना हो और ना ही कोई गिरफ्तारी हो। छठी शर्त है दक्षिण का एयर ट्रैफिक सस्पेंड किया जाए। हमास की 7वीं शर्त है समझौते के 4 दिन बाद अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उसके लड़ाके तैनात हों।
इनमें से ज्यादातर शर्तें ऐसी हैं जिन्हें मानना इजरायली सेना के लिए आत्मघाती कदम होगा। इजरायली सेना की तरफ से जो बातें कही गई हैं, उनसे लग रहा है कि हमास की कुछ शर्तें इजरायल कभी नहीं मानेगा। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ 4 दिन तक गाजा पर हमला नहीं किया जाएगा। युद्ध विराम के दौरान इजरायली सेना हाई अलर्ट पर रहेगी। आईडीएफ की रक्षात्मक गश्त जारी रहेगी। जरा भी खतरा लगा तो हमला किया जाएगा। गाजा में इजराइल के इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसी के साथ इजरायली सेना ने हमास के लिए सख्त चेतावनी भी जारी की है। आईडीएफ ने कहा कि हमास को छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ेगी, यानी हमास की तरफ से छोटा सा भी हमला पूरी डील फेल कर सकता है। चार दिन के युद्ध विराम में क्या करेगा इजराइल? बस बैठ के तमाशा देखेगा? आज तक कभी ऐसा हुआ है जब इजराइल ने तमाशा देखा हो? और एक बार जब तमाशा हुआ तो दुनिया ने विनाश देखा। सवाल यह है कि हमास 4 दिन के युद्ध विराम के लिए राजी क्यों हुआ? पीछे हमास की कोई चाल है क्या? इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमलों ने हमास को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। हमास काफी कमजोर नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या हमास युद्ध विराम को फिर से तैयारी के मौके की तरह देख रहा है? चलिए इसे समझते हैं। दरअसल पहले चरण में 4 दिन में 50 बंधक छोड़े जाएंगे। इसके बाद हमास के कब्जे में 190 बंधक रह जाएंगे। जिस समझौते पर सहमति बनी है, अगर उस हिसाब से हमास बाकी बचे बंधकों की रिहाई करता है तो 190 बंधकों को छोड़ने में 19 दिन और लगेंगे। यानी 2 चरणों में बंधकों की रिहाई में कुल मिलाकर 23 दिन का वक्त लगेगा। समझौते की शर्त के मुताबिक जब तक हमास बंधकों को छोड़ेगा तब तक युद्ध विराम की अवधि बढ़ती जाएगी। यानी इस तरह हमास को 23 दिन का मौका मिल जाएगा। माना जा रहा है कि इन 23 दिनों में हमास को हिजबुल्लाह के साथ मिलकर प्लानिंग का मौका मिलेगा। इन 23 दिनों में हमास नए हथियार जुटाने की कोशिश करेगा। इजरायली सेना के हमले में हमास के सैकड़ों लड़ाके घायल हुए। युद्ध विराम के दौरान हमास अपने घायल लड़ाकों को इलाज के लिए बाहर भेजने की कोशिश करेगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, सोचकर जवाब दीजिएगा। 23 दिन या जो भी हमास ने सीजफायर की डेडलाइन रखी है, क्या यह बड़ा सवाल नहीं है कि हमास को लॉजिस्टिकल सपोर्ट अब देने के रास्ते कहां से बचे? उन टनल से? सोचने वाली बात है। अगर वो टनल से अभी भी रास्ते बाकी हैं तो यकीन मानिए यह सीजफायर काम नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल हमास तक कोई भी रिसोर्स पहुंचने में पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा संभव ना हो। युद्ध विराम समझौते के बाद अब सभी देशों को लग रहा है कि बंधकों की लिस्ट में उनके नागरिकों के नाम हैं। इस मुद्दे पर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। इजराइल से लौटे TV9 संवाददाता मनीष झा ने इसे लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर दी। हमास के कब्जे से 50 बंधकों की रिहाई को लेकर तो समझौता हो गया, लेकिन 50 बंधकों की लिस्ट में किस देश के कितने नागरिक होंगे ये क्लियर नहीं है। यही बात अब अमेरिका और रूस के बीच विवाद की वजह बन गई है। इजराइल से लौटे TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा ने टॉप सोर्सेज के आधार पर बड़ी खबर दी है। अपने नागरिकों को पहले छुड़ाने के मुद्दे पर अमेरिका और रूस भिड़ गए हैं। अमेरिका और रूस चाहते हैं कि पहले राउंड में उनके नागरिकों को प्राथमिकता मिले। दोनों देश कतर और मिस्र के जरिए अपने नागरिकों की रिहाई के लिए दबाव बना रहे हैं। कई यूरोपीय देश और थाईलैंड भी अपने नागरिकों की रिहाई की कोशिश में लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 50 बंधकों में अमेरिका के 3 लोग शामिल हो सकते हैं, जिनमें 3 साल का बच्चा भी है। इस बीच फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने भी अपने नागरिकों की रिहाई की उम्मीद जताई है। फ्रांस की विदेश मंत्री ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि बंधकों की पहली खेप में फ्रांस के नागरिक भी होंगे। इस वक्त फ्रांस के 8 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक हमास के पास 26 देशों के 239 बंधक हैं। हालांकि हमास ने कहा है कि उसके कब्जे में 210 बंधक हैं, जिनमें 40 बच्चे हैं। हमास के कब्जे में अमेरिका के 10 नागरिक और रूस के 4 नागरिक हैं। अर्जेंटीना के 15 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। थाईलैंड के 14, ऑस्ट्रिया के 3 और कनाडा के 3 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। मनीष झा, TV9 भारतवर्ष। सोचिए, बंधकों को लेकर रूस अमेरिका आपस में भिड़ गए और भारत एक ऐसा देश है जो बंधक
किसी भी मुल्क के क्यों ना हो, उनकी रिहाई का स्वागत करता है। आज G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। गाजा युद्ध पर सभी सदस्य देशों ने चर्चा की। पीएम मोदी ने इसे संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कैसे दुनिया को शांति का संदेश दिया, उनकी कुछ अहम बातें आपके लिए देखना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया की चुनौतियां बहुत सारी हैं। पश्चिम एशिया में अस्थिरता, असुरक्षा चिंता का विषय है। G20 के सभी सदस्य आतंकवाद के खिलाफ हैं। नागरिकों की मौत कहीं भी हो वो निंदनीय है, ये उन्होंने कहा। फिर बंधक रिहाई के समाचार का भारत स्वागत करता है। फिलिस्तीन में मानवीय सहायता निरंतर पहुंचना और समय से पहुंचना जरूरी है। पीएम मोदी ने अपील की कि गाजा पट्टी की लड़ाई दूसरे क्षेत्रों में ना फैले। उन्होंने यह भी कहा कि हम सब ने G20 को नई ऊंचाई तक पहुंचाया और आपसी भरोसा हम सबको आपस में जोड़ता है। रूस साथ चाहता है कि हमास पहले उसके नागरिक को रिहा करे। पुतिन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहां अशांति के लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है। लेकिन पुतिन खुद क्या कर रहे हैं? क्या वो शांति वाले जुमलों के बीच परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? 3 तस्वीरें देखिए आप। रूस से ठीक 2 सप्ताह पहले न्यूक्लियर सबमरीन अलेक्जेंडर 3 से न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम बुलावा का सफल परीक्षण किया। 2 दिन पहले खबर आई कि रूस अब साउथ पोल में सैटर्न 2 का टेस्ट करने जा रहा है और अब खबर आई है कि रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल यार्ड्स की तैनाती कर दी है। ये 3 तस्वीरें क्या बतानी है, ध्यान से देखिए। गाजा में 47 दिन से युद्ध छिड़ा है। यूक्रेन में करीब 2 साल से तबाही मची है। दोनों ही फ्रंट पर बेहिसाब मौतें हो रही हैं। दुनिया यहां अमन लौटने की दुआएं कर रही है। लेकिन पुतिन क्या कर रहे हैं? पुतिन असल में विश्व में परमाणु विनाश लाने की तैयारी कर रहे हैं। वरना खुद सोचिए, ऐसे माहौल में रूस ने यार्स ICBM की तैनाती का फैसला क्यों किया? रूस का कहना है वो दुश्मन के हमलों से खुद की सुरक्षा के लिए ये न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर रहा है। लेकिन असल में वो अमेरिका को नक्शे से मिटाने का प्लान बना रहा है। ये वीडियो एक दिन पहले से सोशल मीडिया पर वायरल है। ये रूस का कलुगा रीजन है। यूक्रेन से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर कोजेलेस्क बेस पर यार्स ICBM को तैनात किया गया है। इसकी टारगेट रेंज 12,000 किलोमीटर है। थर्मो न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है और पुतिन के एक इशारे पर पूरे अमेरिका में तबाही लाने की ताकत है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि कोजेलेस्क बेस पर यार्स को साइलो में लोड कर दिया गया है और पुतिन के परमाणु बटन दबाने की देर है। महाविनाशक यार्ड्स, जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी चिंता क्यों है पूरी दुनिया को। आइए फैक्ट्स बताते हैं। 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। 6 मिनट के अंदर लॉन्च होती है। 6 जगहों पर एक साथ हमला, कई परमाणु बम ले जाने में सक्षम। यूक्रेन से महज 500 किलोमीटर दूर तैनाती। यार्ड्स मिसाइल की जद में अमेरिका है। अब जरा फैक्ट देखिए, रूस की परमाणु तैयारी जो है वो जरा ध्यान से देखेगा। महाविनाशक यार्ड्स, रेंज 12,000 किलोमीटर, 10,000, 12,000, 6 जगहों पर एक साथ हमला। दूसरा सैटर्न 2, रेंज 18,000 किलोमीटर, वॉरहेड 10 एटम बम ले जाने में सक्षम। ICBM बुलावा मिसाइल, रेंज 8,000 किलोमीटर, क्षमता 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में। फिर ब्यूरवेस्टनिक इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल, असीमित उड़ान की क्षमता, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल। रूस के पास करीब 5,899 परमाणु हथियार हैं। अगले 4 दिन इस सब के बीच में गाजा पट्टी में इजरायली सेना की तोप, टैंक और दूसरे हथियार शांत रहेंगे। लेकिन बम गोलों की आवाज यूक्रेन के जंगी मैदान में बढ़ गई है। रूस से पिछले कुछ हफ्ते में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ विध्वंसक हमले किए, लेकिन डोनबास से रूस के लिए परेशान करने वाली खबर आई। यूक्रेनी सेना के जबरदस्त अटैक में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर। पिछले 47 दिन जब पूरी दुनिया का ध्यान गाजा पट्टी पर बरस रहे बमों पर था, उस वक्त रूसी सेना यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार कर रही थी।
रूसी सेना ने डोनेस्क रीजन पर RBK 500 क्लस्टर बम से भीषण हमले किए। दक्षिण डोनेस्क में Su-34 एयरक्राफ्ट से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। सूमी में यूक्रेनी सेना का ऑयल डिपो बमबारी में तबाह कर दिया। कुपियांस्क में रूसी सेना ने आर्टिलरी के जरिए प्रचंड तबाही मचाई। यूक्रेनी सेना ने इन हमलों का जवाब रूसी कब्जे वाले डॉनबास इलाके में भयानक हमले से दिया। यूक्रेन आर्मी ने रूसी सेना के एक कार्यक्रम पर हमला किया। जिस वक्त यूक्रेन आर्मी की मिसाइलें गिरी, रूसी एक्ट्रेस पोलिना मेंशिक परफॉर्म कर रही थी। इस हमले में उनके मारे जाने की खबर है। नेक्स्टा की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमले में रूस की 810वीं मरीन ब्रिगेड के 25 सैनिक मारे गए। कई रूसी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूक्रेन आर्मी के कमांडर कर्नल रॉबर्ट मग्यार ने रूसी सेना पर हमले की पुष्टि की है। यूक्रेन आर्मी के कमांडर ने कहा है कि यह हमला रूस के उस अटैक का बदला है जिसमें रूसी मिसाइल से यूक्रेनी सेना के कार्यक्रम को निशाना बनाया गया था। 5 नवंबर को हुए हमले में 20 यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे। ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस के खिलाफ तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा जब तक रूसी सेना के कब्जे वाले सभी इलाकों को वापस नहीं ले लिया जाता। हथियारों की एक रेस मिडिल ईस्ट की जंग में भी लगी हुई। इजरायल और ईरान दोनों अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान ने अपनी फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, जिसकी झलक पहली बार उससे दुनिया को दिखलाई। ये ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसके बारे में उसने दावा किया है कि इसे किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए पकड़ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी। तो वहीं इजरायल ने पहली बार एरियल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो दुनिया में सबसे एडवांस वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक है। गाजा जंग में अब तक आपने आयरन बीम का प्रहार देखा। तेल अवीव के आसमान में आयरन डोम का अटैक देखा। इस बार इजराइल ने पहली बार अपने सबसे आधुनिक एरो एरियल डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई। हमास के हमले रोकने की रणनीति के तहत इजराइल ने एरो सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया, ताकि हवा में ही मिसाइल को तबाह किया जा सके। युद्ध में तैनाती के बाद आईडीएफ ने पहली बार इस इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया। 2022 में सफल परीक्षण के बाद से ही इसे इजराइल का सबसे मजबूत शील्ड सिस्टम माना जाता है। और अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही, जहां राजौरी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में सेना के 2 कैप्टन यानी ऑफिसर्स शामिल हैं। राजौरी के धर्मसाल इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। यहां आतंकियों के होने का सूचना मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन चला रखा है। अंकित इस वक्त हमारे साथ है। अंकित, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, सुबह निशांत ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। जानकारी मिली थी कि यहाँ पर 2 से 3 आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। गुलाबगढ़ जो घने जंगल है वहां पर आतंकी छुपे हुए थे। कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें भारतीय सेना के 2 ऑफिसर और 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। हालांकि अभी भी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। सेना की तरफ से औपचारिक जो पुष्टि है वो ये की गई है कि एक आतंकी जो है वो गंभीर रूप से घायल है और अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल पहले सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, ताकि जितने भी घने जंगल में आतंकी छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। आपको बता दें, निशांत की राजौरी और पुंछ के इलाके में अगस्त और सितंबर तक के महीने में, इस साल के अगस्त और सितंबर के महीने में तकरीबन 17 से 18 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। और लगातार जो ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं। और इसी बीच में आज जो ऑपरेशन है वो इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब बर्फबारी से पहले पूरी कोशिश होती है आतंकियों की कि वहां पर जितना अंदर आ सकें, अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर पाएं, और इसको काउंटर करने में ये तस्वीरें आपके सामने। आइए अब देखते हैं देश की 9 बड़ी खबरें। उत्तरकाशी में आज रात बाहर आ सकते हैं टनल में फंसे श्रमिक। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। ऑगर मशीन से पाइप को 45 मिनट तक मीटर तक अंदर धकेला गया। मौके पर एम्बुलेंस तैनात। राजस्थान के डूंगरपुर से पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, मोदी की गारंटी, कांग्रेस के हर झूठे वादे पर भारी। लाल डायरी में गहलोत सरकार की काली सच्चाई। घोटाले बाजों को जनता चुन चुन कर करेगी साफ।
नई आरक्षण नीति के बाद नीतीश कुमार का नया दांव। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर कैबिनेट की मोहर। लालू यादव ने कहा विशेष दर्जा नहीं मिला तो मोदी सरकार को हटा देंगे। महाराष्ट्र के जालना में दूसरे दिन भी धनगर समुदाय का प्रदर्शन, आरक्षण की मांग को लेकर आक्रामक। सीबीआई ने विदेशी नागरिकों को कॉल करके ठगी करने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हादसा, तेज रफ्तार ट्रक से टकराया बच्चों से भरा ऑटो। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सूत्रों के मुताबिक 2 अधिकारी समेत सेना के 4 जवान शहीद। पहली बार सेना में शामिल होने से पहले युद्धपोत से मिसाइल लॉन्च, INS इंफाल से ब्रह्मोस को दागा गया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में और सख्ती, बाहर के राज्यों से आने वाली सभी बसों पर प्रतिबंध।